अगर रशिया इस युद्ध में कूदता है, आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, तो ये आर्मेनिया और अजरबैजान तो सिर्फ प्रॉक्सी बन के रह जाएंगे। वार स्टार्ट होगा टर्की और रशिया के बीच। इनडायरेक्टली ऐसा पहला भी देखने को मिला सीरिया में, लेकिन वो काफ़ी कम स्केल पर था। और ऐसी सिचुएशन में चूंकि टर्की नाटो का मेंबर है, टर्की नाटो को भी शामिल होने की कोशिश करवा सकता है, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि टर्की को काफ़ी कम सपोर्ट हासिल होगी नाटो के मेंबर कंट्री से। इवन फ्रांस भी टर्की का विरोध कर रहा है। फ्रांस बोल रहा है टर्की को कि आप सीरियन रिबल्स को भेज रहे हो आर्मेनिया से लड़ने के लिए, ये गलत है, ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बात है। तो ये सब पॉइंट्स देखो, मतलब सीधा सीधा इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसी संभावना कम ही है। खैर, लास्ट में हम एक एथिक्स का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अरब वर्ल्ड और एल्यूसिव टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हामिद अंसारी, ये हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल में सबसे पहले बात की जाती है अरब नेशनलिज्म की। अरब नेशनलिज्म का मतलब क्या है? देखो, अरब नेशनलिज्म एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है जो असर्ट करती है सभी अरब्स जो हैं वो एक नेशन हैं। अरब नेशनलिज्म आइडियोलॉजी अरब पीपल के बीच में यूनिटी को प्रमोट करती है। अरब सिविलाइजेशन, अरब लैंग्वेज और अरब्स का जो लिटरेचर है उसकी ग्लोरी को सेलिब्रेट करती है ये आइडियोलॉजी। और सबसे लास्ट में अरब वर्ल्ड में पॉलिटिकल यूनियन होना चाहिए, मतलब अरब वर्ल्ड में यूनिटी होनी चाहिए। इसका आह्वान किया जाता है अरब नेशनलिज्म आइडियोलॉजी के द्वारा। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार तक वर्ल्ड में जो अरब स्पीकिंग लैंड्स थे, चाहे वो वेस्ट एशिया में हों या फिर नॉर्थ अफ्रीका में हों, ऑलमोस्ट सभी अरब स्पीकिंग लैंड्स को गवर्न किया जाता था, उन पर रूल था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओटोमन एम्पायर का। ओटोमन एम्पायर यानी आज का टर्की। लेकिन जैसा आप जानते हो, ओटोमन एम्पायर की हार हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में। उसके बाद वो कंट्रीज जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार जीता था उन्होंने ओटोमन एम्पायर को टुकड़ों में बांट दिया था और ओटोमन एम्पायर से काफ़ी सारी टेरिटरीज छीन ली गई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कई सारे देश बने अलग से जिनमें अरब लैंग्वेज को बोला जाता था। आज देखो, अरब वर्ल्ड में 22 देश आते हैं जिनको यूएन की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया है। कॉमन चीज़ इन 22 देशों में ये है, मतलब अरब वर्ल्ड में जो 22 देश आते हैं उनमें कॉमन चीज़ है अरब लैंग्वेज। राइटर इसके बाद ये भी बोलते हैं, हो सकता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। राइटर ये कहते हैं कि अरब नेशनलिज्म की शुरुआत जो होती है ये 19वीं शताब्दी में होती है। 19वीं शताब्दी में जब सीरियन साइंटिफिक सोसाइटी की सीक्रेट मीटिंग हुई थी तो उस समय अरब नेशनलिज्म के बीज बोए गए थे। बाद में सीरिया से जो क्रिश्चियंस हैं दूसरे इलाकों में गए, फॉर एग्जांपल इजिप्ट में, तो अरब नेशनलिज्म के जो आइडिया हैं वो फैलने स्टार्ट हो गए। उस समय जैसा हमने डिस्कस किया कि अरब रीजन्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओटोमन एम्पायर के द्वारा रूल किया जा रहा था। तो जो ये अरब नेशनलिस्ट थे ये इन्होंने मांग की कि अरब स्पीकिंग रीजन्स को ऑटोनमी दी जाए, अरबिक लैंग्वेज को यूज़ करने दिया जाए और पीस टाइम में अरबिक रिक्रूट्स का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। ये सब डिमांड्स रखी गई थी अरब नेशनलिस्ट के द्वारा शुरुआत में 19th सेंचुरी में, जब अरब स्पीकिंग लैंड्स को रूल किया जा रहा था ओटोमन एम्पायर के द्वारा। लेकिन देखो, यंग टर्क्स ने काफ़ी सप्रेस किया अरब नेशनलिज्म को और इसके बाद अरब नेशनलिज्म का और ज़्यादा मजबूती से रिसर्जेंस हुआ। ये यंग टर्क्स कौन थे? यंग टर्क्स देखो, टर्की में यानी उस समय ओटोमन एम्पायर में वो लोग थे जो मोनार्की के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहते थे। तो ये हमने अरब नेशनलिज्म के बारे में बेसिक बातें डिस्कस कर ली। इसके बाद राइटर बोलते हैं अरब नेशनलिज्म के जो ऑब्जेक्टिव्स थे क्या उनको अचीव किया गया है? राइटर कहते हैं इसका आंसर है नो। हाँ, एक चीज़ ये और बतानी थी कि 1945 के बाद अरब लीग का भी निर्माण हुआ
उस समय ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया था अरब लीग की डिमांड को, और ब्रिटिशर्स के प्रमोट करने पर लीग ऑफ अरब स्टेट्स बनी 1945 में। तो क्वेश्चन अब ये उठता है, लीग ऑफ अरब स्टेट्स का जो ऑब्जेक्टिव था, क्या वो ऑब्जेक्टिव सर कर पाई है ये लीग? क्या अपने लक्ष्य को अचीव कर पाई है? राइटर कहते हैं इसका आंसर है नो। यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी सारे अरब स्टेट्स में फ्रीडम का अभाव है, वुमेन का एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है, वुमेन की जो दशा है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, नॉलेज का काफ़ी डेफिसिट है, काफ़ी सारे अरब कंट्रीज़ में पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस नहीं देखने को मिलती, मोनार्की है, ऑथोरिटेरियन रजीम है, इंडिविजुअल्स के पास कम फ्रीडम हासिल है कई अरब कंट्रीज़ में। जैसे देखो सऊदी अरेबिया, यूएई, इन देशों में कहाँ पे डेमोक्रेसी है? बहुत सारे देश हैं अरब वर्ल्ड में जहाँ पर अभी भी राजा का रूल है, किंग का रूल है, डेमोक्रेसी नहीं है। 2011 में कई अरब कंट्रीज़ में अपराइजिंग हुई थी कि डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश हो, बट ज़्यादातर देशों में उस डिमांड को वायलेंटली सप्रेस कर दिया गया स्टेट के द्वारा, मतलब पूरी तरह से दबा दिया गया कि ऐसी किसी मांग को लेकर लोग सड़कों पर आए ही ना। उस समय अरब वर्ल्ड में डिविजन्स भी देखने को मिले थे, क्योंकि देखो सभी अरब कंट्रीज़ में मोनार्की नहीं है, कुछ देशों में डेमोक्रेसी भी है, तो फिर डिविजन्स देखने को मिले थे। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं अरब वर्ल्ड की, उनका ये मानना था कि लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी की मांग को लेके उन्हें नहीं दबाना चाहिए, लेकिन जहाँ पे मोनार्की है वो इस बात को लेके खुश नहीं थे कि बाकी देश आप एक प्रकार से हमारे देश में प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हो, ये गलत है। मतलब एक लाइन में बोले, 2011 में जो अरब अपराइजिंग हुई थी, विभिन्न देशों में जो प्रोटेस्ट हुए थे अरब वर्ल्ड के, उन प्रोटेस्ट की वजह से अरब यूनिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, अरब यूनिटी और ज़्यादा कमज़ोर हुई। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो एक इशू ऐसा है जिसको लेके कम से कम सभी अरब कंट्रीज़ की राय एक है, वो है पैलेस्टीन का इशू। सभी अरब कंट्रीज़ मानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो डिस्प्यूट है उसका समाधान 2 स्टेट सॉल्यूशन की फॉर्म में है, यानी 2 स्टेट्स का निर्माण होना चाहिए, एक इजराइल और दूसरा पैलेस्टीन। बट देखो अब अप्रोच जो है विभिन्न अरब कंट्रीज़ की वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। सबसे पहले तो 1979 में इजिप्ट ने इजराइल के साथ एग्रीमेंट साइन किया, इजराइल को रिकॉग्नाइज किया गया इजिप्ट के द्वारा, और बदले में इजराइल ने इजिप्ट का लैंड सिनाई पेनिनसुला वो लौटा दिया। उससे पहले देखो जैसा आपको पता है काफ़ी वार्स भी हो चुके हैं अरब कंट्रीज़ के बीच में और इजराइल के बीच में। इजराइल को सपोर्ट किया जाता है यूएसए और यूएसए के दूसरे एलाई कंट्रीज़ के द्वारा। 1967 के आसपास भी वार हुआ, 73 के आसपास भी वार हुआ सॉरी, और 1947 के आसपास भी वार हुआ था। 3 वार्स हो चुके हैं, बट हर बार अरब कंट्रीज़ को हारना पड़ा और इजराइल ने पहले की अपेक्षाकृत भी ज़्यादा लैंड हड़प लिया युद्ध के बाद। लेकिन पहले जो अरब कंट्रीज़ एकजुट हुआ करते थे इजराइल को हराने के लिए और इजराइल से पैलेस्टीन का लैंड छुड़वाने के लिए, उतना एकजुटता, उतनी यूनिटी आज के समय में नहीं दिखाई देती। जैसे देखो 1979 में तो इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया इजराइल को, उसके बाद जॉर्डन ने भी 90s में रिकॉग्नाइज कर लिया था इजराइल को। ओस्लो पीस टाइम अकॉर्ड साइन हुआ, ये 90s में साइन हुआ था। इस अकॉर्ड में इजराइल और पीएलओ यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लिया था। बाद में सऊदी पीस प्लान आया 2002 में। सऊदी पीस प्लान में काफ़ी सारी बातें बोली गई थी कि जो 22 अरब स्टेट्स हैं वो इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट साइन करने को तैयार हैं, लेकिन बदले में कुछ कंडीशंस रखी गई थी, जैसे पैलेस्टीन की फॉर्म में एक अलग से स्टेट का निर्माण हो। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। ये सब चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं और अभी हाल ही में क्या हुआ, अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ। अब्राहम अकॉर्ड में यूएई और बहरीन, ये 2 देश इजराइल को अब रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। पहले सिर्फ जॉर्डन और इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को, अब यूएई और बहरीन ने भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया है।
अब देखो, राइटर साफ तौर पर यह बोलना चाहते हैं कि इस प्रकार से अब ज़्यादा से ज़्यादा अरब स्टेट्स इजराइल को रिकॉग्नाइज करते जा रही हैं। मतलब 2 स्टेट सॉल्यूशन की जो मांग है उसको वो छोड़ते जा रहे हैं। इसके रीजंस भी हैं, ऐसा आखिरकार क्यों है कि अरब स्टेट्स अब इजराइल को रिकॉग्नाइज करते जा रही हैं। मेनली 3 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है ईरान से खतरा ज़्यादा है। दूसरा रीजन स्प्रेड ऑफ रीजनल टेररिज्म और तीसरा रीजन राइज ऑफ इस्लामिज्म। इन रीजंस के कारण अरब स्टेट्स जो हैं उन्हें लगता है इजराइल आज के समय में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो ईरान है। सबसे बड़ा दुश्मन रीजनल टेररिज्म का स्प्रेड होना है और इस्लामिज्म का राइज होना है। इवन अरब कंट्रीज को अब विश्वास भी नहीं है पीएलओ की लीडरशिप पर, यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप पर। लास्ट में हामिद अंसारी ये सजेस्ट करते हैं, देखो 2 स्टेट सॉल्यूशन को अचीव करना अब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इजराइल नहीं मानने वाला है कि पैलेस्टीन की फॉर्म में एक अलग से देश का निर्माण हो। कम से कम एक ही देश रहे और उस देश में पैलेस्टीनियन को प्रॉपर राइट्स मिले, इसको हम अचीव कर सकते हैं। समझ गए? काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हामिद अंसारी बोल रहे हैं। वो बोलते हैं 2 स्टेट का निर्माण होना अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए एक ही देश रहे, फॉर एग्जाम्पल इजराइल, और इसमें जो पैलेस्टीनियन रहते हैं उनको प्रॉपर राइट्स मिले। ऐसा पॉसिबल हो सकता है शुरुआत में इजराइल जो है वो पैलेस्टीनियन को राइट ना दे, लेकिन देखो जैसा साउथ अफ्रीका में जो गवर्नमेंट थी वाइट स्कीम, उन्होंने रंग भेद की नीति अपनाई थी। काफ़ी दुनिया भर के देशों के द्वारा साउथ अफ्रीका का क्रिटिसिज्म किया गया था। उसी प्रकार से अगर इजराइल पैलेस्टीनियन को राइट नहीं देगा तो विभिन्न देश आवाज उठाएंगे कि भैया आपने पैलेस्टीन की फॉर्म में अलग से देश का निर्माण भी नहीं होने दिया, कम से कम अब आप पैलेस्टीनियन को राइट्स तो दीजिए। फिर इजराइल को प्रेशर में आके पैलेस्टीनियन को राइट देने होंगे। इस सॉल्यूशन की तरफ अब आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसा हामिद अंसारी बोलते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अरब नेशनलिज्म के बारे में चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसीज के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सभी एस्पेक्ट्स हम जानेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। इंट्रोडक्शन में देखो कहा जाता है, कुछ समय पहले सरकार की तरफ से आत्मनिर्भरता कैंपेन लॉन्च किया गया। सरकार की वेरियस जो पॉलिसीज हैं वो देखो अब इनवर्ड ज़्यादा दिख रही हैं। एक्सपोर्ट की तरफ सरकार का फोकस कम है। इसी उद्देश्य के साथ सरकार विभिन्न आइटम्स के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज करती जा रही है, ताकि हमें बाहर से उन आइटम्स को ना इंपोर्ट करना पड़े, हमारे देश में ही उन आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग हो। समझ गए? देखो, अगर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करोगे, मतलब आप ये इंश्योर करोगे कि दूसरे देशों से आपको इंपोर्ट ना करना पड़े, इसके लिए आप टैरिफ को इंक्रीज करोगे, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है ना कि आप इसके लिए भी तैयार हो कि आपका एक्सपोर्ट कम हो। मान लीजिए वियतनाम से या फिर यूएसए से हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, उस पर हमने टैरिफ को इंक्रीज कर दिया, बदले में यूएस से भी तो इंडिया से इंपोर्ट होने वाले आइटम्स पर टैरिफ को इंक्रीज करेगा ना। तो मतलब अगर हमारा इंपोर्ट कम होगा तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारा एक्सपोर्ट भी कम होगा, क्योंकि अगर हम टैरिफ को इंक्रीज करेंगे तो दूसरे देश भी इंडिया से इंपोर्ट होने वाले माल पर अपना टैरिफ इंक्रीज करेंगे, टैक्स ज़्यादा लगाएंगे और इंडिया का एक्सपोर्ट कम होगा। तो आर्टिकल में 3 मिसकंसेप्शंस की बात की जाती है। शुरुआत में तो डेटा सामने रखा जाता है, कैसे सरकार अपनी पॉलिसीज से एलपीजी रिफॉर्म्स को रिवर्स करने का काम कर रही है। देखो 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ना, उससे पहले इंडिया की इकोनॉमी इनवर्ड लुकिंग थी। मतलब हम एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते थे और हम ये भी नहीं चाहते थे कि दूसरे देशों से ज़्यादा इंपोर्ट करें। लेकिन 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए, हमने हमारी इकोनॉमी को ओपन करना स्टार्ट कर दिया। पहले दूसरे देशों से गुड्स को इंपोर्ट करने पर सरकार जो बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाती थी, उस ड्यूटी को कम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आंकड़ा देखिए, 1991 से लेकर 2014 के बीच जो एवरेज ड्यूटी है वो 125% से लेके
13% तक कम हो गई। मतलब पहले एवरेज 125% हुआ करती थी, 2014 आते आते मतलब 24 सालों में ये 13% तक आ गई। इतनी कम हो गई ड्यूटी फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट होने वाले माल पर। बट देखो राइटर ये भी कहते हैं 2014 के बाद से सरकार ने टैरिफ फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, यानी एलपीजी रिफॉर्म्स की फिलोसफी के अगेंस्ट जाना सरकार ने स्टार्ट कर दिया। और एलपीजी रिफॉर्म से पहले जो ड्यूटी ज़्यादा हुआ करती थी इंपोर्ट पर, उसी प्रकार से ड्यूटी को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। यहां पे आंकड़ा देख लीजिए, 5300 में से 3200 आइटम्स पर सरकार टैरिफ को इंक्रीज कर चुकी है। और ये 3200 आइटम्स टोटल जितना हमारा देश इंपोर्ट करता है उसका 70% है। 300 बिलियंस वैल्यूएशन है इन 3200 आइटम्स का जिन पर टैरिफ को इंक्रीज किया गया है। एवरेज टैरिफ अब 13% से बढ़ के 18% हो चुका है। सबसे ज़्यादा इंक्रीज टैरिफ का हुआ था 2018 में, जब सरकार ने 2500 प्रोडक्ट कैटेगरीज पर टैरिफ को इंक्रीज किया था। कितना? 4% के आसपास। टैरिफ इंक्रीज सबसे ज़्यादा जो देखने को मिला है वो लो स्किल मैन्युफैक्चर्ड इंपोर्ट पर देखने को मिला है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको मैन्युफैक्चर करने में ज़्यादा हाई स्किल की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे खिलौने बनाना है, खिलौने बनाने में ज़्यादा हाई स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा सेलफोन असेंबली पर भी टैरिफ को सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया गया है, 10 से 15%। अब राइटर 3 मिसकंसेप्शंस की बात करते हैं। सरकार ये जो पॉलिसी फॉलो कर रही है, इनवर्ड लुकिंग वाली, एलपीजी रिफॉर्म्स को रिवर्स करने वाली, इस पर देखो सरकार को केयरफुली डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि सरकार 3 मिसकंसेप्शंस के आधार पर पॉलिसी चेंज कर रही है। सबसे पहला मिसकंसेप्शन सरकार को यह है कि 1991 से लेकर 2014 के बीच में इंडिया की इकोनॉमी की जो हाई ग्रोथ रेट रही उसमें एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है। सबसे पहली मिसकंसेप्शन सरकार की ये है, बट देखो ये गलत है। 1995 से लेकर 2018 के बीच इंडिया की ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ रही 13.5%। टॉप 50 एक्सपोर्टर्स में ये थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस थी। और देखो एक्सपोर्ट में भी स्पेसिफिकली अगर बात करें, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट रही, मतलब इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में ग्रोथ रेट देखने को मिली 12.1%। ये एवरेज है। ये भी टॉप 50 एक्सपोर्टर कंट्रीज में थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस थी। सिर्फ चाइना और वियतनाम की परफॉर्मेंस इंडिया की परफॉर्मेंस से अच्छी थी। और देखो 1990 के बाद से ही एक्सपोर्ट ने ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ पर देखिए जो ओवरऑल ग्रोथ हुई इकोनॉमी की, उसमें 1/3 कंट्रीब्यूशन रहा एक्सपोर्ट का। एज ए रिजल्ट इंडिया की एक्सपोर्ट जीडीपी रेशो जो है अभी है 20%। ये देखो 90s के अपेक्षाकृत दोगुनी है, मतलब डबल है। और बावजूद इसके 2008 में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। अगर देखो आज के समय में एक्सपोर्ट में स्लोडाउन देखने को मिलता है तो इसका असर इंडिया की इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा। एक अनुमान के अनुसार अगर एक्सपोर्ट की ग्रोथ में 5% की कमी आती है तो ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 1% कम हो जाती है। इसके बाद राइटर सेकंड मिसकंसेप्शन की बात करते हैं। सेकंड मिसकंसेप्शन सरकार को यह है कि कोविड-19 की महामारी के बाद ग्लोबलाइजेशन का रिवर्स देखने को मिलेगा, डी ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा होगा। मतलब विभिन्न देशों के बीच जो ट्रेड है वो कम होगा और इसलिए अब इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय के एक्सपोर्ट पर। राइटर कहते हैं ये सरकार का मिसकंसेप्शन है। देखो जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना, उसके बाद भी विभिन्न देशों के बीच ट्रेड तो कम हुआ बट इंडिया का एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ। आप यहाँ पर देखिए 2010 के बाद वर्ल्ड एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट था, बट इंडिया का एक्सपोर्ट में फिर भी ग्रोथ रेट देखने को मिली कितनी? 3%। और दोनों में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के एक्सपोर्ट में भी और सर्विसेज के एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ रेट देखने को मिली। ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो अगर सरकार अभी ये सोच रही है कि कोविड-19 के बाद वर्ल्ड एक्सपोर्ट कम होगा
तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी कम होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और जबकि देखो 2010 के बाद कुछ जो पॉलिसीज़ थी वो एंटी एक्सपोर्ट थी। यहाँ पर देखिए 2010 के बाद कुछ एंटी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन हुआ था काफ़ी, मतलब रुपया मजबूत हुआ था डॉलर के मुकाबले में। इसके साथ साथ लाइव स्टॉक के एक्सपोर्ट को लेके भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। तो इन पॉलिसीज़ के कारण एक्सपोर्ट में कमी देखने को मिली, लेकिन बावजूद इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो ग्रू हुआ 3% से। अगर देखो ये एंटी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ नहीं देखने को मिलती तो बल्कि इंडिया का एक्सपोर्ट और भी ज़्यादा बढ़ता। तो यही राइटर कहना चाहते हैं कि अभी देखो वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट में इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1.7% है, जो कि वियतनाम जितना एक्सपोर्ट करता है उससे भी कम है। अगर इंडिया का एक्सपोर्ट वर्ल्ड एक्सपोर्ट की रेट से 3 से 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, फिर भी टोटल जो इंडिया के एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में ज़्यादा नहीं इंक्रीज होने वाला है। अभी तो इंडिया के पास मौका भी है, क्योंकि चाइना से लो स्किल इंपोर्ट कम होने वाला है। इंडिया उस वैक्यूम को फिल कर सकता है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें लो स्किल की आवश्यकता होती है, चाइना से ऐसे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कम होगा, क्योंकि चाइना के ऊपर से विश्वास जो है विभिन्न देशों का कम हुआ है। विभिन्न देश चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, तो इंडिया की कंपनीज के पास मौका है। इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं, देखो सर्विसेज के एक्सपोर्ट में भी इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे TCS, इन्फोसिस, ये कंपनीज क्या करती हैं, UK, US या फिर दूसरी कंट्रीज की कंपनी से प्रोजेक्ट उठाती हैं, मतलब सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती हैं। इंडिया में रहकर काम चलता रहता है और सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता रहता है। तो कोविड-19 की महामारी के बाद आवाजाही तो है, विभिन्न देशों के बीच कम होगी, लेकिन सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो चलता रहेगा। सर्विसेज के एक्सपोर्ट में गिरावट नहीं देखने को मिलेगी और इंडिया की स्ट्रेंथ है सर्विसेज। तो इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए इन सभी मिसकंसेप्शंस पर। एक्सपोर्ट का इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। सरकार अपनी पॉलिसी से एक्सपोर्ट को इग्नोर ना करें, और जो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट है वो तो ठीक है, बट एक्सपोर्ट के फॉर्म में तो इंडिया को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने की। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एक्सपोर्ट से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 4 के इस टॉपिक से और GS पेपर 2 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो ये है, RTI को आए अब 15 साल पूरे हो चुके हैं। 2020 चल रहा है और RTI आया था 2005 में। 15 साल पूरे हो रहे हैं RTI को आए, तो इस बार के मेंस में RTI से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, RTI ने अभी तक लाखों करोड़ों लोगों को एम्पावर करने का काम किया है, पावर को ट्रुथ दिखाने का काम किया है। RTI की सहायता से गरीब से गरीब जो पर्सन है वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है, उनमें कॉन्फिडेंस जगह है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की, ब्यूरोक्रेट्स की, पब्लिक ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं RTI की सहायता से। और देखो RTI से पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी RTI एक्ट को लाने के लिए, वो लड़ाई ना सिर्फ एलीट लोगों के द्वारा लड़ी गई थी, बल्कि गरीब लोग, मजदूर लोग, उनका अहम रोल रहा था। सरकार पे प्रेशर पड़ा था, तब जाके 2005 में RTI से संबंधित एक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी RTI को फंडामेंटल राइट माना है, जो कि निकल के आता है आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट देखो सोचने वाली बात यह है, अगर आप जानोगे नहीं, मतलब आपके पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो कैसे आप अपनी ओपिनियन को फॉर्म कर सकते हो? और अगर आप अपनी ओपिनियन को फॉर्म नहीं कर सकोगे तो कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो? इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि RTI जो है वो फंडामेंटल राइट है, निकल के आता है आर्टिकल 19 से। RTI आने के बाद से लाखों करोड़ों लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं सरकार की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रही हैं। काफ़ी सारे फ़ायदे हुए हैं RTI से। जैसे देखो हर साल ऑलमोस्ट 6 मिलियन यानी 60 लाख के आसपास RTI फाइल की जाती हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये ट्रांसपेरेंसी से संबंधित कानून है।
और असेसमेंट्स देखो ये शो करते हैं ज़्यादातर जो आरटीआई फाइल की जाती हैं वो बहुत ही गरीब लोगों के द्वारा फाइल की जाती हैं, मार्जिनलाइज सेक्शंस के द्वारा फाइल की जाती हैं, जिनको लगता है कि वो अपने बेसिक राइट्स को एक्सेस कर सकते हैं इस लॉ की सहायता से, इस एक्ट की सहायता से। सरकार स्कीम्स तो काफ़ी चलाती हैं, बट स्कीम्स से संबंधित प्रॉपर ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म सरकार इस्टेब्लिश नहीं करती। मान लीजिए सरकार ने कोई स्कीम चलाई, बट जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की, वो किसी गरीब पर्सन को डिनाई कर देते हैं कि भैया आप नहीं एक्सेस कर सकते इस स्कीम को। तो वो पर्सन मान लीजिए आरटीआई फाइल कर देता है कि मैं सारी जो एलिजिबिलिटी है उसे फुलफिल कर रहा था, तो किस बुनियाद पर मुझे इस स्कीम का लाभ नहीं दिया गया। तो फिर उस पब्लिक ऑफिशियल्स के ऊपर जिम्मेदारी आएगी कि ये तो हम गलत कर रहे हैं, पकड़े जाएंगे, नौकरी चली जाएगी। तो इस प्रकार से आरटीआई ने गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा एम्पावर करने का काम किया है। इवन कोविड-19 देख लीजिए, कोविड-19 की महामारी में बहुत से लोगों ने आरटीआई लगाई, पता करने की कोशिश की कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं, टोटल मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं, आईसीयू बेड्स कितने हैं। अदरवाइज तो कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता भी नहीं है। मतलब जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं काफ़ी बार, मतलब सभी नहीं, कुछ पब्लिक ऑफिशियल्स, उन्हें लगता है कि जितनी कम इन्फॉर्मेशन दी जाए उतना कम है, अदरवाइज लोग क्वेश्चन करेंगे, हम करप्शन नहीं कर सकेंगे, ये सब चीज़ें। इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश की गई है विभिन्न लोगों के द्वारा कोविड महामारी की सिचुएशन में। इवन पीएमओ से के संदर्भ में भी आरटीआई डाली गई कि पीएम केयर फंड के द्वारा किस प्रकार से एक्सपेंडिचर किया गया है कोविड-19 की महामारी में रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। आरटीआई की वजह से ही ये पॉसिबल हो सका है कि हमारे देश की 130 करोड़ जनता सभी विसल ब्लोअर बन गए हैं, सभी ऑडिटर बन गए हैं। आरटीआई ने इंपावर किया है सिटीजन्स को कि वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उन लोगों से जो गवर्न कर रहे हैं, मतलब सरकार से, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, पब्लिक ऑफिशियल से। क्वेश्चन पूछने की पावर अब मिल गई है लोगों को आरटीआई की सहायता से। पहले पावर का जो बैलेंस था वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड था पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पक्ष में, उनकी मर्जी आती थी, क्वेश्चन का आंसर देते थे, नहीं देते थे। लेकिन अब आरटीआई की सहायता से क्वेश्चन का आंसर उन्हें देना ही पड़ता है, करप्शन हाईलाइट होता है, ये सब चीज़ें, ये सब फायदे हुए हैं आरटीआई के आने से। बट अब देखो कुछ कंसर्न्स भी हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है आरटीआई एक्ट को कमज़ोर बनाने के लिए। 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, जो देखो फाइनल एडजुडिकेटर्स हैं आरटीआई के वायलेशन को एड्रेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पद को कमजोर करने का काम किया सरकार ने 2019 की आरटीआई अमेंडमेंट की सहायता से। प्रोविजन ये किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरी, टेन्योर, ये सब चीज़ें डिटरमाइन कर सकती हैं। ये सिग्नल था इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को कि अगर आप कोई ऐसा डायरेक्शन दोगे जिससे कि सरकार के ऊपर बर्डन आ जाए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जनता को देने के लिए, तो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। ऐसा सिग्नल सरकार ने देने की कोशिश की है इंफॉर्मेशन कमिश्नर को आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट करके 2019 में। इवन देखो इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जो पद हैं काफ़ी समय तक खाली रहते हैं, उनको भरा नहीं जाता है। केसेस की जो पेंडेंसी है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, बट उनको एड्रेस करने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। सरकार चाहती ही नहीं कि ये आरटीआई जो एक्ट है वो सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट हो। 2014 के बाद से जितने भी देखो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट हुए वो कोर्ट की डायरेक्शन के बाद हुए। मतलब सिटीजन्स को कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट को कहना पड़ा कि आप आदेश दीजिए सरकार को कि भैया आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति कीजिए, पोस्ट खाली पड़ी है, केसेस की जो पेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस भी दी सरकार को, लेकिन सरकार है मानने को तैयार ही नहीं है। अभी भी जो 11 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना, उनमें से 6 पोस्ट वैकेंट है। सरकार को डर लगता है, मतलब सभी सरकारों को, एक सरकार की बात नहीं है। और अभी तो चीफ जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनकी पोस्ट भी वैकेंट है। ये पिछले 6 सालों में 5वीं बार ऐसा है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो हेड की पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हैं। 8 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस भी बिना चीफ के काम कर रहे हैं। 2 कमीशंस त्रिपुरा, झारखंड, ये तो टोटली मरणासन है। मरणासन मतलब फंक्शन ही नहीं कर रहे हैं।
कोई कमिश्नर ही नहीं है, एक भी कमिश्नर नहीं होगा तो कैसे कोई कमीशन फंक्शन करेगा, आप बताइए। तो लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो राइट टू क्वेश्चन जो है ये डेमोक्रेसी का हॉलमार्क है। मतलब डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जनता का सरकार से क्वेश्चन पूछना। अगर आरटीआई लॉ के ऊपर में अटैक किया जाता है, जिसने लाखों करोड़ों सिटीजन्स को एम्पावर किया है, जिसकी सहायता से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस कानून पे आप अगर अटैक करते हो तो इसका मतलब आप डेमोक्रेसी का जो पिलर है, डेमोक्रेसी की जो बुनियाद है, उस पर अटैक कर रहे हो। और ऐसा करके सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम नहीं चाहते कि जनता हमसे क्वेश्चन पूछे। कुल मिला के अब 15 साल पूरे हो गए हैं आरटीआई को आए। एक बार फिर से आवश्यकता ये है सिटीजन्स एकजुट हों और मूवमेंट चलाएं आरटीआई एक्ट को मजबूत करने के लिए, और सरकार के जो ये प्रयास हैं आरटीआई को कमज़ोर करने के लिए, इन प्रयासों से निपटने के लिए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया आरटीआई एक्ट से संबंधित। अब देखो लास्ट में एथिक्स का एक क्वेश्चन है। 2013 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, आई काउंट हिम ब्रेवर हु ओवरकम हिज डिजायर्स देन हिम हु ओवरकम्स हिज एनिमीज। एरिस्टोटल की ये स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में। देखो शुरुआत में तो सबसे पहले आप बताओगे कि इस स्टेटमेंट से आपने समझा क्या है। देखते ही मतलब आपके मन में क्या आया, देखते ही आपके मन में ये आया होगा कि एरिस्टोटल इस स्टेटमेंट की सहायता से ये बताना चाहते हैं, ये आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं कि बाहर के दुश्मन जो हैं उनसे लड़ना, उनको ओवरकम करना ये तो आसान है, बट माइंड के अंदर, मन के अंदर जो डिजायर्स हैं उनसे लड़ना, उनको कन्फ्रंट करना मुश्किल है। क्योंकि बाहर के दुश्मन से लड़ना तो एक कंपल्सन है, इंडिविजुअल लड़ता ही है, लेकिन अंदर के दुश्मन से लड़ना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अंदर का दुश्मन मतलब कई तरह की डिजायर्स, फॉर एग्जांपल मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स। अब आप बताओगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि अंदर से दुश्मन से लड़ने की आवश्यकता क्यों है, मतलब डिजायर्स से लड़ने की आवश्यकता क्यों है। आप अलग अलग लीडर्स के एग्जाम्पल दोगे, जैसे गांधी जी का एग्जाम्पल दोगे। गांधी जी ने ये बोला था कि इनर जो एनिमीज हैं जैसे लस्ट, ग्रीड, एंगर, हेडोनिज्म, ये अंदर के दुश्मन, इनसे लड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1930s में कम्युनल अवार्ड के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडियन सोसाइटी को पहले इनर प्रॉब्लम से लड़ना होगा, उसके बाद ब्रिटिश इंपेरियलिज्म से लड़े इंडियंस। ऐसी स्टेटमेंट गांधी के द्वारा बोली गई थी। गांधी जी ने और भी काफ़ी सारे समय पर यह बात बोली है, जैसे एक फेमस कोट है, आपने सुना ही होगा कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन नीड बट नॉट फॉर एवरीवन ग्रीड। मतलब हर एक की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए अर्थ पर इनफ है, लेकिन लालच की पूर्ति करने के लिए 2 अर्थ भी हैं, वो कम हैं। इस प्रकार की गांधी जी की स्टेटमेंट है, वो भी आप लिख सकते हो। गांधी जी के बाद में आप भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल दे सकते हो कि सभी दुखों का जो कारण है वो इच्छाएं हैं, वो डिजायर्स हैं। डिजायर्स मतलब इनर एनिमी। डिजायर वैसे इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा ही हुआ है, ये देखो, हु ओवरकम्स हिज डिजायर्स। तो महात्मा बुद्ध की स्टेटमेंट लिख सकते हो, अलग अलग धर्मों की लिख सकते हो। इवन कुरान में भी ये बोला गया है, हायर जिहाद तो वही है, अंदर के दुश्मन से लड़ना। इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है कुरान में, बजाय के एक्सटर्नल वर्ल्ड में लड़ना, ये लोअर जिहाद है। इसके बाद आप देखो कुछ अलग एस्पेक्ट भी इस स्टेटमेंट का प्रेजेंट करोगे कि अगर इच्छाओं पर काबू पाया जाता है तो सोसाइटी में जो लड़ाई झगड़ा होता है, इवन पब्लिक ऑफिशियल्स जो करप्शन करते हैं, उनमें कमी आएगी, सोसाइटी में पीस आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी बताओगे आसान नहीं है अंदर के डिजायर पर काबू पाना, इसके लिए हाई मोरालिटी और करैक्टर की आवश्यकता होती है। काफ़ी बार हम देखते हैं बड़े से बड़े जो लोग हैं वो अपनी इनर डिजायर्स पर काबू नहीं कर पाते, करैक्टर जो है वो उनका स्ट्रोंग नहीं रह पाता, इस वजह से करप्शन में उनका नाम सामने आता है, या फिर काफ़ी तरह के क्राइम्स में उनका नाम सामने आता है। मटेरियल गेन्स या फिर मटेरियल जो प्रेजर हैं उनकी तरफ उनका रुझान ज़्यादा हो जाता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाते। इन सब आर्गुमेंट्स को देके लास्ट में आप कंक्लूड करते हुए बोल सकते हो कि इंडिविजुअल के लिए देखो अपनी डिज़ायर्स को कन्फ्रंट करना मुश्किल होता है, और असली जो ब्रेव है वो वही है जो अपनी ईगो को, अपनी डिज़ायर्स को ओवरकम करता है, अपने आप में करेक्शन लाता है इससे पहले कि वो दूसरे पर्सन्स में करेक्शन करें।
तो ये हमने एथिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अरब नेशनलिज्म की। दूसरे नंबर पे हम इशू डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का एक्सपोर्ट से संबंधित। ये जो आर्टिकल है अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच फाइट से संबंधित, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 1-2 पॉइंट नए हैं, जैसे कि देखो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच वैसे तो सीज फायर के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन वो क्रम्बल कर गया। दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने स्टार्ट कर दिए। अगर कन्फ्लिक्ट बढ़ता है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच, तो ये कन्फ्लिक्ट पूरे रीजन में कन्फ्लिक्ट के रूप में तब्दील हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो टर्की सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान को, रशिया फिलहाल तो न्यूट्रल है, लेकिन कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो रशिया आर्मेनिया का साथ देगा, क्योंकि आर्मेनिया में रशिया का मिलिट्री बेस भी है। इवन टर्की जो है वो नाटो का मेंबर है,